अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट, मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा छात्रों की समस्याओं के बारे में हो रही है और आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे सवाल पर जो हर शख्स पूछता है। हमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या मानसिक बीमारी क्यों होती है, कहां से आती है? बहुत जरूरी सवाल है। मानसिक स्वास्थ्य एक कल्याण की स्थिति है जिसमें हम जी सकें, अपना काम कर सकें और बीमार न हो, अच्छा महसूस करें। यही मानसिक स्वास्थ्य की डेफिनेशन कही जाएगी। मगर इसमें बीमारी लोग कंपेयर करते हैं फिजिकल इलनेस से कि हाथ की बीमारी, हार्ट की बीमारी, तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है और वो इजीली मानने के लिए तैयार रहते हैं कि इसमें ये या तो टूट सकता है या इसका फंक्शन खराब हो सकता है वगैरह वगैरह। मानसिक समस्याओं में ये 3 डायमेंशनल पिक्चर आना संभव नहीं है। ये इमेजिन करना कि ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें यह फंक्शन खराब हो जाएगा या स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, इसलिए दिक्कत पेश आती है ये समझाने में कि हमें कौन सी चीज ऐसी है जो टूट गई, कौन सी चीज ऐसी है जो टूट सकती है। तो हम इसको समझने के लिए मन, मस्तिष्क और व्यवहार, ये 3 कार्यक्रमों पर ध्यान दें और आप समझ लें कि ये 3 स्ट्रक्चर हैं। अब अगर ये 3 स्ट्रक्चर हैं तो ये एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर हैं। किस तरह से जुड़े हैं, किस तरह से संलग्न हैं, कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। मगर ये तीनों मिलकर हमारा जीवन कंट्रोल करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य की कठिनाइयां या मानसिक बीमारी किसी एक कारण से नहीं होती, इसके कई कारण हैं। एक प्रकार से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि मस्तिष्क में क्या होता है और रिस्क कैसे डेवलप होता है। जब माता को तकलीफ होती है तो कैसे बच्चों के मन पे प्रभाव होता है। हमारी जो विषमताएं हैं, जो तकलीफें हैं, वे डायरेक्टली किसी को मेंटली इल नहीं बनाती, वो किसी को मानसिक रूप से बीमार नहीं बनाती। वे इस बात का खतरा बढ़ा देती हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है। They merely increase the propensity of developing a mental disorder. So चाहे बायोलॉजिकल कारण हो, मतलब किसी के खानदान में अगर बीमारी है ही है तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ 9-10% लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं जिनमें खानदान में रही हो और आगे भी दिखाई पड़ेगी। वहां तो ये संभव हो रहा है कि जीन्स की क्या थियरी है, कैसे जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और ये निष्कर्ष पाया गया है कि किसी एक जीन्स से ये बीमारी नहीं फैलती। इसके कई जीन्स हैं। यही नहीं कि एक जीन में कई बीमारियों के अवगुण छुपे हुए हैं और एक जीन 4-5 बीमारियों के लिए ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी कैरी करते हैं। और ये जीन्स भी डायरेक्टली बीमारी के लिए अभी तक उत्तरदायी नहीं पाया गया। जो पाया गया है वो ये कि इट इज ए पॉलीजेनिक ट्रांसमिशन which increases the propensity of developing a mental disorder. तो ये कहना कि हमारे पिता में अगर बीमारी थी, शिज़ोफ्रेनिया था या डिप्रेशन था, तो बच्चों में होगा, ये जरूरी नहीं है।
गिवन द सर्कमस्टेंसेस वन may develop। अब कैच यहां पर है, सर्कमस्टेंसेस क्या है वो सर्कमस्टेंसेस, व्हाट आर दोज सर्कमस्टेंसेस? Circumstances which will favor an individual to remain mentally healthy and circumstances which will increase the risk for developing a mental disorder। And therefore इसलिए धोखा या वैधता और सुरक्षा ये दो तरह के कारक हैं जो इसमें लगे रहते हैं। तो किसी में मान लीजिए वो एट रिस्क है, मतलब खानदानी कारणों से हो सकता है उसे बीमारी होने की संभावना हो, मगर जब तक उसमें और कारण नहीं जुड़ते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये बीमारी होगी। तो एक तो ये बात होगी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। दूसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, टेंशन, स्ट्रेस, लाइफ इवेंट्स, धोखा, फाइनेंशियल लॉस, खेती में नुकसान, लोग किसी की मृत्यु, डाइवोर्स वगैरह, ये जो कुछ अजीब व गरीब तरह के टेंशन हैं जो सबसे ज्यादा चोट करते हैं अंतःकरण को, ये बीमारी समय के पहले ला सकता। तो अगर किसी में ये प्रपंच है कि उसे ये बीमारी होगी और वो इस तनाव से गुजर रहा है, तो हो सकता है उसे सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगे। अब उसमें वेरिएशंस होंगे, कभी कभी कम सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, कभी कभी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। फिर हम आते हैं तीसरा प्रकार, वो है सामाजिक कारण। समाज में व्यवस्था, इम्प्रोविशमेंट, गरीबी, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, और जिन समाजों के भीतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है और छोटे से छोटे लक्षण पहचानने जाने के बाद इलाज हो जाता है, वहां सब ठीक रहता है, बीमारी बढ़ती नहीं है तो उसका दुष्परिणाम नहीं दिखता। सो देयर हैज टू बी, one can explain it by reasonable balance between accessibility of care, the factors which cause the illness and the factors which precipitate the illness. Overall, there are 5 types of factors which participate. One is biological, second is psychological, मनोवैज्ञानिक, third is social, सामाजिक, fourth is environmental, and fifth is spiritual. I think spiritual is extremely important dimension of mental health because that offers a protective mechanism. Spiritual sense of well-being is a protective mechanism for not developing mental health issue. There has been a lot of research, including in our country. काफी इस पे अध्ययन हुआ है और इस पे फिर कभी अलग से चर्चा का विषय हम रखेंगे। अब ये एक तरह के कारण ये हो। अब शरीर में क्या होता है, मुख्य अंग है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में जिन लोगों में ये बीमारियां होती हैं, जिनमें सीवियर बीमारी होती है जैसे शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म एक्सेट्रा, उनके मस्तिष्क में कई तरह के परिवर्तन देखे गए। अब कुछ रिसर्च ये कहते हैं कि इस परिवर्तन के बीज बचपन में बोए जा चुके थे। तो मस्तिष्क का जो सामने का भाग है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें उसकी बनावट में तकलीफ होती, समस्या आती,
मस्तिष्क में विभिन्न कोशिकाएं जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ती हैं, जिसे हम एक केमिकल नेटवर्क कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस की, उन केमिकल सब्सटेंस के नेचर, डिग्री, क्वांटिटी में डिफरेंसेस आते हैं। कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है। कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। फिर जो ब्रेन के सेल्स हैं, उनकी बनावट में भी चेंजेस पाए जाते हैं। अभी तक ऐसा कोई टेस्ट डेवलप नहीं हो पाया है जिससे हम कह सकें कि मिस्टर एक्स को ये बीमारी है और मिस्टर वाई को ये नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स अंदाज लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। सेट गाइडलाइंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, बड़ी बड़ी स्टडीज होने के बाद में अनुभव के आधार पर दिए गए क्राइटेरिया पे डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होती है। और डायग्नोसिस का एक सिस्टम है पूरी दुनिया में, इज द लैंग्वेज ऑफ साइकियाट्री, वी कॉल इट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड DSM, व्हिच इज नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम। तो ब्रेन में ये 2-3 तरह के परिवर्तन होते हैं। किसी किसी में ब्रेन के डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग टुकड़े हैं, सामने के, अगल बगल के, बीच के, उनको जोड़ने वाले मोटे धागे कह सकते हैं कि समान संरचना होती है, इसके हम न्यूरोनल सर्किट्स कहते हैं। उनमें समस्या होती है। जिस स्पीड से कम्युनिकेशन एक सेल से, एक रीजन से दूसरे रीजन में होती है, उसमें तकलीफ होती है। तो विचारों, मान लीजिए हम कहते हैं किसी को थिंकिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, सो थिंकिंग रीजन में जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन है, वो उसमें केमिकल ट्रांसमिशन बहुत जोर से रहता है। उसे रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ये जब हम कहते हैं किसी के मूड पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो एमिगडाला एंड मिड ब्रेन में जो सिस्टम है उसमें समस्या होती है। जो दवाइयाँ दी जाती है वो उस जगह जाकर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू काम करती है। फिर मूड की स्टेबिलिटी आती है। काफ़ी एडवांस्ड है न्यूरोसाइंस, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है पिछले 10-15 साल। नए नए टूल्स आए हैं, कंप्यूटर्स आए हैं, जिनसे ये संभव हुआ है कि ब्रेन में झांका जा सके। fMRI, PET स्कैन, MRIs, इन सब से हमें जो इंफॉर्मेशन रिसर्च में मिलती है, उस कंक्लूजन को हम 2 लाइन में कह सकते हैं। नंबर 1, brain is involved in genesis of symptoms. Brain is involved in chemical transmission nature, and brain is also involved in neuroplasticity. That means नए नए सेल्स उत्पन्न होते हैं, इसलिए रिकवरी संभव हो पाती है। तो कुल मिलाकर मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं, या मानसिक बीमारी की संभावनाएं क्यों अधिक होती हैं, उसके पीछे ये कहानी है। इस पे काफ़ी कुछ बात आगे बढ़ाई जाएगी। हम आपके सामने होंगे, फिर मिलेंगे।